जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज की इस वीडियो सीरीज में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक एक करंट अफेयर से रिलेटेड है और मैं ये मानता हूं कि दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेशंस। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक एक टॉपिक है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से रिलेटेड है। तो आज 11 अक्टूबर 2025 यानी सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर वैसे भी हमारे देश में स्पेशली हमारे एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतनी बड़ी स्कीम, क्योंकि टोटल 24,000 करोड़ रुपीस का बजट इसके लिए सैंक्शन किया जा रहा है और ये 6 इयर्स के लिए टारगेटेड है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी स्कीम बनने जा रही है। अगर मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो मैं मानता हूं कि अब तक की भारत में कृषि योजनाओं में लाई गई सबसे बड़ी योजना बनने वाली है। बिना देरी की हम इस वीडियो में इस योजना को आज समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, इसके फैक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, आप जैसा कि मेरे पीछे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, इस योजना का नाम है धन धान्य कृषि योजना, जो आज से लागू की जा रही है। बेसिकली स्कीम क्या बोलती है और इसमें एग्जैक्टली किन एरियाज को टारगेट किया गया है, किस चीज के बारे में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो जरूरी है जानना, मैं उसके बारे में बता देता हूं। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये साफ क्लियर किया है कि जो स्कीम है वो किस लिए या किस मॉडल के बेसिस पर लाई गई है। तो ये एडीपी यानी कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मॉडल जो है उस मॉडल पर बेस बनाई गई है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जिन लोगों को पता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोग जान लें। हिंदी में बेटा इसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया था। तो जनवरी 2018 में ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया के उन डिस्ट्रिक्ट्स यानी उन जिलों को टारगेट करना जिन जिलों में एक बेसिक अम्यूनिटी पर बेस्ड डेवलपमेंट नहीं हो पाया, यानी कि जो भारत के नेशनल एवरेज डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इन एनी अदर सेक्टर हो, में नेशनल एवरेज डेवलपमेंट से भी पीछे है। ऐसे जिलों को टारगेट करते हुए उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एजुकेशन को डेवलप करना, फाइनेंशियल पोजीशंस को डेवलप करना, उन जिलों के ट्रेड को डेवलप करना, उन डिस्ट्रिक्ट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना एक लक्ष्य रखा गया था। इन जिलों को आइडेंटिफाई किया गया था उनकी लो इनकम रेट पर, लो एम्प्लॉयमेंट रेट पर, लो लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, यानी कि इनके डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए गए थे। तो अगर आपको ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम समझ में आता है, जिस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के पिछड़े हुए जिलों को भारत की मुख्य आर्थिक विकास की धारा में शामिल करना था, तो आपको धन धान्य कृषि योजना भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से भारत के कुछ चुनिंदा जिलों को विकसित करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया नीति आयोग की पहल पर, क्योंकि इसका जो नोडल एजेंसी आकांक्षी जिला कार्यक्रम का, उसमें नीति आयोग का नाम आता है। उसी तरह से धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत भारत में 100 जिलों को लक्ष्य किया जाएगा, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को, और इन जिलों में जो एग्रीकल्चर है उसे डेवलप किया जाएगा, यानी कि कृषि का विकास किया जाएगा। इस कृषि का विकास करने के लिए इन 100 जिलों को किस तरह से सेलेक्ट किया जाना है, क्या क्या विकास किए जाने हैं, क्या क्या पैरामीटर सेट किए गए हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर में लाया जा रहा है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के द्वारा, ये बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस लिए लाया जा रहा है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स भारत में, जो एरियाज जिनमें लो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपिंग है या कि फिर फसलों का बहुत कम उत्पादन है, जहां पर किसानों की आय बहुत कम है, उन जिलों को लक्ष्य करते हुए उनकी आय बढ़ाना, फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, इसका एक लक्ष्य माना जाएगा। स्कीम जो है उसको अगर हम देखें तो इसमें टोटल 24,000 करोड़ रुपए यानी कि 24,000 करोड़ रुपीस टारगेट किए गए हैं टू बी स्पेंट इन द बजट, यानी कि कुल बजट 24,000 करोड़ होगा। यह स्कीम 6 साल के लिए लागू की जा रही है। ये हमारे वित्तीय वर्ष जो 2025 से 2026 इस समय पर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर है। जिन लोगों को पता हो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता वो सुन लें। भारत का वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर हर साल 31 मार्च तक चलता है, यानी भारत का वित्तीय वर्ष। तो अभी जो रनिंग ईयर है वो 25-26 है और यहां से 6 साल यानी कि 2030 से 2031 के साल तक इस योजना को चलाया जाएगा, यानी कि इन 6 सालों में यानी 2025 से 2031 तक 24,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। और ये जो व्यय है, ये जो एक्सपेंडिचर है,
ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर एनुअल आउटले के माध्यम से किया जाएगा। एनुअल आउटले का मतलब क्या हो गया, ये वार्षिक परिव्यय कहलाता है, यानी वार्षिक तौर पर इस योजना के लिए ये खर्च पास किया जाएगा, यानी कि इस योजना पर खर्च किया जाएगा। देन थर्ड इज, इस योजना में पूरी तरह से एग्रीकल्चर को फोकस किया गया है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स जैसे डेयरी इंडस्ट्री हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। अब तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर एक कोर प्रोडक्ट है और कोर सेक्टर को जब डेवलपमेंट मिलेगा तो 100% कोर सेक्टर पर बेस्ड जो अलाइड सेक्टर्स होंगे वो डेवलप होंगे ही होंगे, तो इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर है। हाई प्रोडक्टिविटी इसका एक टारगेट है कि जिन क्षेत्रों में बहुत लो प्रोडक्टिविटी है, फार्मर्स की इनकम बहुत कम है, फार्मर्स का मार्केट एक्सेस बहुत कम है, यानी बाजारों तक, उपभोक्ता तक उनकी सीधी पहुंच बहुत कम है, ऐसी कंडीशन में उन्हें डेवलप करना है। जो पर हेक्टेयर लैंड में प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना है उन रीजन्स में जहां पर हेक्टेयर लैंड में प्रोडक्शन कंपैरिजन में अदर रीजन्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी लाना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, यानी कि खेती किसानी की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सस्टेनेबल करना, सतत रूप से चलाए रखना। इस स्कीम के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा इसको ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको 5 पॉइंट्स दे रहा हूं जो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स को आपको समझाएंगे। पहला पॉइंट बताता है क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट एक्सेस का मतलब मैं बेसिकली बोल सकता हूं आपसे ऋण उपलब्धता, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको ऋण उपलब्धता कहेंगे। ऋण यानी क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा आपका जो फाइनेंशियल नीड है उसे फुलफिल करने के लिए फंड की अवेलेबिलिटी। उदाहरण के लिए आपको एक कार खरीदनी है और आपकी उस कार की कीमत 6 लाख रुपए है लेकिन आपके पास सिर्फ 4 लाख रुपए है, तो जो 2 लाख रुपए की कमी है उसे आप कैसे पूरा करेंगे? जाहिर सी बात है आप बैंक से लोन ले लेंगे या किसी और से उधार ले लेंगे अगर बैंक नहीं दे रहा आपको तो, कुछ भी गारंटी करके। तो ये जो आपने 2 लाख रुपए लिए हैं इसे हम क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट क्यों लिया जाता है? क्रेडिट लिया जाता है हमारे फाइनेंस को, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए। आपकी जो आय है और आपका जो व्यय है कि आप कितना खर्च करना चाहते हो लेकिन आप कमा कितना रहे हो, उसके बीच में बैलेंस करने के लिए, राइट? तो जब हम क्रेडिट एक्सेस की बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जाहिर सी बात है इंडिया इज एन एग्रारियन इकोनॉमी, भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो एग्रीकल्चर है वो एक इकोनॉमिकल सेक्टर है, एक आर्थिक क्षेत्र है, और आर्थिक क्षेत्र है तो इसे भी फाइनेंस की जरूरत तो होती है, मतलब इसके लिए भी पैसा तो चाहिए, और ये जो पैसा है वो क्रेडिट से अवेलेबल किया जा सकता है। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा, ऋण सबके लिए है, किसानों के लिए इतना आसान नहीं है। खास तौर से मैं अगर कुछ रिमोट एरियाज की बात कर लूं, कुछ बैकवर्ड एरियाज की बात कर लूं, तो वो ऐसे रीजन्स इंडिया में आपको मिलेंगे जहां पर एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ना के बराबर है। इवन नाबार्ड, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, उसकी पहुंच भी ऐसे इलाकों तक नहीं हो पाई। यानी क्रेडिट एजेंसीज की कमी की वजह से वहां के फार्मर्स जो हैं वो फाइनेंस यानी ऋण उपलब्धता या पैसे की कमी से जूझते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं आ पाता, और एग्रीकल्चरल टेंडेंसी जो है वो भी डिमोटिवेट होती है, वो भी हतोत्साहित हो जाती है। ऐसी कंडीशन में इस प्रोग्राम में यह तय किया गया है कि जो रिमोट एरियाज हैं या जो ऐसे क्षेत्र हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी नहीं है, वहां तक उस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की रीच पहुंचाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, वित्तीय समावेशन लाना, उन क्षेत्रों तक भी क्रेडिट स्कीम्स को ले जाना, क्योंकि यहां पर क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उनकी कमी की वजह से ट्रेडिशनल साहूकारी सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से किसानों का शोषण बहुत होता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है साहूकार किस तरह से ऋण और ब्याज के फेर में किसान को बांध लेते हैं, और किसान ना तो खेती का रह जाता ना ही किसी और काम का रह जाता है, बस एक बंधुआ मजदूर बन जाता है। ये सालों से हमारे देश में चल रहा है, तो उसे कम करना। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, यानी खेती में जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसे बढ़ावा देना। तो उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाना, इसका एक लक्ष्य रखा जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत इसको एक टारगेट में रखा गया है। हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी कि उच्च उर्वरता के बीजों के बारे में किसानों को जानकारी देना। मॉडर्न टेक्निकल नॉलेज किसानों को उससे अवेयर करवाना, आधुनिक कृषि पद्धतियों से अवेयर करवाना। किसानों के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में उन्हें समझाना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। किसानों को बीज उपलब्ध करवाना, जिसके माध्यम से ज्यादा क्या किया जा सके, क्योंकि एक किसान होता है ना, किसान क्या सपना देखता है बेसिकली, बस मेरे को तो मुट्ठी भर बीज मिल जाए और मैं किसान खेती में लगा दूं और फसल पैदा हो जाए।
उस पर मेरा जितना श्रम है उसके लिए तो वो कभी सोचते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो सके, जो अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज उसे नहीं मिल पा रहे वो अवेल करवाए जा सके। तीसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, जो खेती किसानी से संबंधित है वो तो इसके बारे में जानते ही होंगे। आप ऐसे मान सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इससे डेवलप होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड, जैसे पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हम कितनी क्रॉप्स उगा सकते हैं, कितनी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी फसलों को हम उपजा सकते हैं, दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एक लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड में, एक सीमित कृषि क्षेत्र में हम कितनी फसलें उगा सकते हैं, कितने प्रकार की अलग अलग विविध फसलों का उगाया जाना, इसे फसल विविधीकरण कहते हैं। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसके बारे में किसानों को अवेयर करना और किसानों को उसके लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराना, यानी कि जो सफिशिएंट रिसोर्सेज है वो अवेलेबल करवाना। और चौथा पॉइंट है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिंचाई का आपका जो संसाधन है उनको डेवलप करना। भारत के विभिन्न ज्योग्राफिकल एरियाज यानी कि भौगोलिक क्षेत्रों को समझते हुए ज्योग्राफिकल लोकेशंस की नीड के अकॉर्डिंग वहां पर इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है उन्हें डेवलप करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे ट्यूबवेल्स हो गए या नेचुरल रेन वाटर हो गया या कैनल सिस्टम्स हो गए, इन्हें डेवलप करना, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स को डेवलप करना अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द फार्मर्स, ताकि इरिगेशन की फैसिलिटीज डेवलप होने से द फार्मर्स विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, किसानों को और अवसर मिलेंगे अच्छी फसलें पैदा करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, जिसकी भारत में अभी बहुत कमी है, वो है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि भंडारण क्षमता। कृषि में बेटा इसकी बहुत कमी है। भारत में ऐसा नहीं है कि बहुत कम फसल उगाई जाती है, भारत की फसल उत्पादन बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में भंडारण की कमी यानी स्टोरेज की कमी की वजह से हर साल मौसम की मार झेलते हुए बहुत सारी फसल पैदा होने के बाद नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो खुले में पड़ी रहती है। उसके लिए प्रॉपर वेयर हाउसेज नहीं है, सब्जियों को बचाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो ब्लॉक और पंचायत स्तर पर, यानी सबसे छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर से शुरू करेंगी सरकार, और ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जाकर के जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उन्हें स्टैब्लिश करना, वेयर हाउसेस बनाना, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल को संरक्षित किया जा सके। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यह भी इस स्कीम का, इस योजना का एक लक्ष्य होगा। आगे हम बात करते हैं इस योजना में, इस स्कीम में पहली चीज हमें यह भी समझना है कि वो जो 100 जिले आने हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट्स आने हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, वो एलिजिबिलिटीज क्या होंगी। तो वो देख रहे हैं और वो बताते हैं कि लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी जिन जिलों में सबसे ज्यादा है। लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि फसल उत्पादकता जिसमें बहुत ज्यादा कम है, फसल उत्पादकता में जिसमें बहुत कमी है, यानी वो जिले जहां पर औसत राष्ट्रीय उत्पादकता से बहुत कम फसलों का उत्पादन हो पा रहा है, एवरेज नेशनल प्रोडक्टिविटी से बहुत कम क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो पा रहा है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को भारत के आइडेंटिफाई किया जाएगा एनुअली, जो लो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं क्रॉप में। और मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि इसमें धीमी फसल गहनता आती है। धीमी फसल गहनता का मतलब क्या है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर इन अ ईयर और इन अ सीजन, आप कितनी क्रॉप्स को उसमें कल्टीवेट कर पा रहे हो, प्रोड्यूस कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में। लाइक पर हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड में कितने क्रॉप्स प्रोड्यूस किए गए हैं। तो मॉडरेट क्रॉपिंग जहां पर है, जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो है, प्लस क्रॉप डेंसिटी भी। क्रॉप डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, पर हेक्टेयर लैंड में एक लोकेशन पर जो फसल उगाई जा पा रही है उसका बहुत कम, यानी 10% भी नहीं, किसी और रीजन पर वो इतना कम आ रहा है। मतलब एक खेत में पर हेक्टेयर में इतना क्विंटल आ रहा है, और दूसरे खेत में या दूसरी जगह पर, दूसरी लोकेशन पर उसी खेत के पर हेक्टेयर में बहुत कम आ पा रहा है उसके कंपैरिजन में, यानी कि क्रॉप जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। तो जिन जिलों में, भारत के जिन क्षेत्रों में ये स्थिति बन रही है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। प्लस लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, यानी कि जो क्रय सुविधा है उसकी कमी है। भारत के ऐसे कई रिमोट लोकेशंस जहां पर आज भी ऋण उपलब्धता नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऋण उपलब्धता को हर जगह पहुंचाना। तो ऐसे जिले जहां पर अभी तक क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्रेडिट एजेंसीज नहीं पहुंच पाई हैं, किसानों को फंड की बहुत कमी हो जाती है, वित्तीय उपलब्धताएं नहीं है, वित्तीय स्रोत नहीं मिल पा रहे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें एलिजिबिलिटी के साथ इस स्कीम में लागू किया जाएगा। एक चीज और इसमें याद रखनी है कि सरकार ने एक कंडीशन यहां पर रखी है कि ये जो 100 जिले आइडेंटिफाई किए जाने हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाने हैं,
ये इस तरह से आइडेंटिफाई किए जाएं कि भारत का एवरी स्टेट यानी कि हर एक राज्य से कम एक जिला आए ही। ऐसा नहीं हो कि 100 के 100 जिले सिर्फ एक ही राज्य से ले लिए, नहीं, हर एक राज्य से कम एक जिला होना चाहिए। क्लियर? और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसका इंप्लीमेंटेशन किस मेथड के थ्रू किया जा रहा है, क्या ये ट्रांसपेरेंट रहेगी, क्या स्कीम 100% रिजल्ट दे पाएगी या नहीं। तो हम बात करते हैं इसकी। ये बोल रहा है कि जो स्कीम है इसको इस तरह से लागू किया जा रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होगी, मंथली इसकी रेटिंग्स होंगी बेटा। इसके लिए एक नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑनलाइन मेथड से बनाया जाएगा, एक नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। ये नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का काम क्या होगा, ये टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट्स जो सिलेक्ट हुए हैं जिनमें स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, जिसके फार्मर्स को वेलफेयर किया जाएगा, इस योजना से उनका कल्याण किया जा रहा है, उनको इसमें रेट किया जाएगा हर महीना, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ ये पता चलता रहे कि किस जिले में विकास कितना हो रहा है। इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता भी आएगी। प्लस डिस्ट्रिक्ट कमिटीज तैयार की जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि समितियां, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य एग्रीकल्चरल कमिटीज बनाई जाएंगी। इन कमिटीज को जिला स्तर पर बनाया जा रहा है, इसलिए इनको डिस्ट्रिक्ट कमेटी यानी जिला कमेटी बताया जा रहा है। इनका हेड एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, यानी कि अपने अपने जिलों के कलेक्टर इनके मुखिया होंगे। ये समितियां समय समय पर जो संसाधनों की उपलब्धता है उनको सुनिश्चित करेंगी, ये योजना किस तरह से चल रही है, और केंद्र सरकार के साथ समन्वय करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। कन्वर्जेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं इंटीग्रेशन कह सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या किया जा रहा है भैया, कृषि की इन सुविधाओं का, इन योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। देखो पहली चीज तो इसमें यह तय किया गया है कि 11 मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाले जो 11 मंत्रालय हैं उनमें तकरीबन 36 एग्रीकल्चरल स्कीम्स चल रही हैं, कृषि योजनाएं चल रही हैं। इन 36 एग्रीकल्चरल स्कीम्स को इन 11 मंत्रालयों समेत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या कि फिर कृषक कल्याण योजना, राज्य स्तर पर चलाई जाने वाली योजनाएं, पीएम किसान, ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत लाई जाएंगी। एकीकृत मॉडल यानी कि इंटीग्रेटेड मॉडल के थ्रू इनको डेवलप किया जाएगा, एक ही नोडल एजेंसी के साथ ही चलेंगी। प्लस केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तरीय प्रशासन व्यवस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज होंगी वो सभी इंटीग्रेट की जाएंगी, एक दूसरे के साथ जोड़ दी जाएंगी, ताकि इस इंटीग्रेशन के साथ एक ही स्कीम के अंतर्गत सारी फैसिलिटीज दी जा सके। इसका मतलब ये हो गया, देखो अभी क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है, जैसे किसान सम्मान निधि की बात करें, हर साल 6,000 रुपए सरकार अपनी तरफ से किसानों को कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए दे रही है, जो सीमांत किसान, छोटे किसान हमारे यहाँ। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे सीमांत या छोटे स्मॉल फार्मर्स हमारे देश में हैं, या फार्मिंग लेबर्स हमारे देश में हैं, जिनको किसान सम्मान निधि तक का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा। ऐसे एरियाज में हम इस योजना को इंप्लीमेंट करके किसान सम्मान निधि जैसी चीजों को वहां तक, ऐसे लाभों को, ऐसे बेनिफिट्स को उन किसानों तक पहुंचाएंगे। तो सारी स्कीम्स को, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल्स की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर ऑपरेट की जा रही हो, उनको इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे स्कीम आगे बढ़ पाएगी। राइट? तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैं अपने ओपिनियन से आपको बताऊं तो डेफिनेटली मैं फिर बोल रहा हूं आपको, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल स्कीम इंप्लीमेंटेड सो फॉर इन इंडिया। भारत में अब तक लागू की गई कृषि योजनाओं में एक बड़ी योजना साबित हो सकती है, जो 6 सालों में एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, भारत की कृषि का विस्तार, डेफिनेटली एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंटेशंस, इसके साथ साथ इसी योजना में दलहन आत्मनिर्भरता कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है, पल्सेस सेल्फ रिलायंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, देखो अभी क्या हो रहा है, दलहन जैसे कि दालों का उत्पादन भारत में होता तो है, लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी रिलेटेड टू जो पॉपुलेशन है उसके जैसा नहीं है, मतलब उसको पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए उसकी नीड को, वैसा नहीं है। इस वजह से हर साल हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों से, लाइक जैसे अफ्रीका से, अभी हमारे पास न्यूज आई थी मोजाम्बिक से इंडिया ने इंपोर्ट किया दालों को, क्योंकि कमी है। राइट? तो एक्सपोर्ट तो छोड़ दो, हम अपनी सफिशिएंट नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह विजन है कि हम आने वाले कुछ सालों में इस योजना के अंतर्गत दलहन यानी दालों को इतना ज्यादा प्रोत्साहित करें ताकि हम दालों में आत्मनिर्भर हो सकें। हम अपनी नीड को ही फुलफिल ना कर पाए उसके उत्पादन के स्तर को बढ़ाकर, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए, उसका निर्यात भी कर पाए। राइट?
और इसके साथ साथ इस स्कीम में फार्मर्स को मार्केट नीड को समझना, मतलब किस तरह से वो बाजारी मांग को समझ सकते हैं, आज बाजार को किस उत्पाद की जरूरत है जिसे हमें उगाना चाहिए, की शिक्षा देना, साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको अवेयर करवाना और किसानों की उपभोक्ता तक सीधी पहुंच, ताकि बिचौलिए जो ब्रोकर्स हैं बीच में एग्रीकल्चर के, उन्हें हटाया जा सके बाहर और किसान डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट को एक्सेस कर सकें, कंज्यूमर और फार्मर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचे, ना कि बिचौलियों के थ्रू किसान को उनकी मनमानी के आधार पर अपनी फसलों का मूल्य तय करना पड़े, उनकी प्राइस डिसाइड करनी पड़े, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से एक अच्छा नॉलेज और सोर्सेज ऑफ नॉलेज के फॉर्म में आपको फैक्ट्स आप कलेक्ट कर पाएंगे, आपके एग्जाम में ये सब आपके काम आएगा। और आई होप कि आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत यूजफुल हो, आपका एग्जाम ओरिएंटेशन डेफिनेटली बने। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको हमसे चाहिए हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर इस समय पर आप हमारी डिटेल्स देख रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। थैंक यू।